हेलो दोस्तों, जीएस बून में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने आरओ की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की तो जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करें। उसके अलावा अगर आपने अभी तक आरओ के लिए शॉर्ट्स नोट्स अगर आपको चाहिए तो जरूर ले सकते हैं फटाफट रिवीजन के लिए। अब एग्जाम की डेट और यूं कहें नोटिफिकेशन आपके समक्ष बहुत ही जल्द आने वाला है। जो भी ओ लेवल के समकक्ष दिक्कतें थी, समस्याएं थी, सारी क्लियर हो चुकी हैं। खुद आयोग ने ऐसी बात बताई है न्यूज़पेपर में दे करके, और आप सभी के बीच में नोटिफिकेशन अगस्त तक आ सकता है। तो आप सभी लोग जीएस बून, ये जीएस बून का मतलब ये एक वरदान साबित होने वाला है। आज हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में छोटी छोटी वो चर्चाएं करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आपकी चिपकाई जाती हैं बातें, और उनसे आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आने तय रहते हैं, बट आप सभी लोग वहीं से कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल यूपीएससी ज्ञानदायिनी नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। अगर आपका जरा सा भी योगदान रहता है हमारे चैनल का तो आप फीडबैक जरूर दिया करें। ये फीडबैक ही हमें प्रोत्साहित करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, और आप सभी लोगों के सहयोग और प्यार से आज ये चैनल यहाँ तक पहुंचा है। तो थैंक यू। और देखते हैं आज हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में कैसी कैसी बातें की गई हैं और क्या क्या है। और फटाफट यहाँ पर हम बहुत आधे घंटे की क्लास लेकर नहीं आने वाले, आइए देखते हैं फटाफट। तो कहा गया आज संवैधानिक विकास के बारे में, तो कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। कब? 1774 में। कब करता है? 1774 में करता है, ये याद रखना है पहला पॉइंट। फिर कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय न्यायपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना, कब बनाई गई थी? 1919 में बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई। ये भी बात यहीं से निकल कर आई। कहा गया औपचारिक रूप से एम.एन. राय, कौन थे एम.एन. राय? 1934 के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव भी किया गया था इनके द्वारा। किसके? एम.एन. राव के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया? तो आप कहेंगे 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। किसके? कैबिनेट मिशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है ना। आइए, और 11 दिसंबर लिख लो यहाँ पर आगे, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन से? स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है। और 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, ये भी याद रखना है। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को बैठी दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार आपके बी.एन. राव जी थे, सर बी.एन. राव जी थे। हमारे संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। कहा जाता है कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था, ठीक है। ये लोग 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। कहा गया संविधान सभा का चुनाव परिणाम कुल कितनी सीटें थी? तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत में। और कहा गया कांग्रेस ने कुल 208 सीटें ली थी और मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15 सीटें ली थी। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और इनके अध्यक्ष प्रारूप समिति के या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, याद रखना इनको। अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे
और आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर जी और उसके बाद के.एम. मुंशी जी थे, ठीक है ना। मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान साहब थे। बाद में अन्य स्थान किसका लिया, तो बी.एल. मित्र का एन माधव राव ने स्थान ले लिया और डी.पी. खेतान का टी.टी. कृष्ण मचारी जी ने लिया। इनको याद रखना है और ये एक पेज में है, ठीक है ना। इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने पास और याद करने के लिए रख सकते हो। कहा गया संघ शासित समिति के अध्यक्ष और आपके संघी समिति या संघीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखना है इनको, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम के और संचालन समिति के अध्यक्ष थे, इनको भी चिपका के रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपके प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे बढ़ते, अब कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सलाहकार समिति कौन कौन थे, तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके जे.पी. कृपलानी जी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आपके एस.सी. मुखर्जी जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव या इन्हीं का नाम आप शॉर्टकट में पढ़ते हैं बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बात पूछी जाती है। 22 जुलाई 1947 को संविधान में यह संविधान सभा ने सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माती परिषद के तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष हुए, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। 26 कहा गया संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को हमारे जनगण मन को स्वीकार या जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, याद रखना है। कहा गया राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड का होता है और भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह या स्टेट सिंबल को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत का राजकीय चिन्ह जो है आपका तो सारनाथ से लिया गया। सारनाथ आपका वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है, ठीक है ना। एकदम जो ऊपर अशोक का स्तंभ है सारनाथ में वही। अब कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इनकी चर्चा करते हैं। तो 1773 में आया और यह एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुशासन को दूर करना था, ठीक है, याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंट और बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन हो गया। किसके, मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंट बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन हो गया और इसी के तहत 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया, तो मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसमें इस एक्ट के तहत कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई तथा एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो किसको, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कहाँ किया गया, तो आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। खूब पूछे जाते हैं। कहा गया चार्टर एक्ट 1813 क्या है, तो इस एक्ट के अंतर्गत या तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, ठीक है। कंपनी को अगले 20 साल के लिए 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया। कहा जाता है प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपए करने का प्रावधान 1813 में ही आया था। कब आया था, तो चार्टर एक्ट 1813 में आया था। पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 1833। कहा गया इस एक्ट के अनुसार कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए। अब सब समाप्त हो गए थे, जितने चाय और चीन पर बचे थे वो भी। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था और बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कब से, चार्टर एक्ट 1833 से। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल हुआ, जो कि पहले विधि
सदस्य कौन थे? तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, आगे 1853 का चार्टर एक्ट कहा गया, इस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित होगा और इसके लिए होने वाले खर्च का वहन कंपनी करेगी। कौन करेगी? कंपनी करेगी। कहा गया डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 हो गई और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। किसके द्वारा? ब्रिटेन से सीधा क्राउन के द्वारा आते थे। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन करके ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन चला गया, या यूं कहें महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और उन्होंने, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1856 के चार्टर एक्ट में काफी चीजें ऐसी हुई कि हमें फिर 1857 की क्रांति करनी पड़ी और 1857 की क्रांति को देखते हुए उन्होंने अपने हाथ ले लिया कंपनी से छीन करके। कहा गया भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके या उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। कहा गया भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, अब भारत अपने पैर जमाने लगा। कहा गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इस अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले कहां आई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से निकल करके आई। इस अधिनियम में बंबई मद्रास प्रेसिडेंटियों को कानून बनाने की शक्तियां वापस दी गई और कहा गया इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। कहा गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार दो क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया पहली बार 1892 में। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बहुत खुशी का पल था तब, ठीक है ना। अभी तो लगता है अरे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तब बहुत खुशी का पल था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और 1909 में इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पृथक निर्वाचक के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात आपसे पूछी जाती अक्सर, ठीक है। गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट या अधिनियम कहा था, ठीक है। कहा गया रैमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार ये सुधार प्रजातंत्रवाद और आपके नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। उन्होंने ऐसा कहा। 1919 कहा जाता है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। तो कौन से 2 विषय थे? एक था आपका आरक्षित और एक था आपका हस्तांतरित, ठीक है। आगे बढ़ते, अच्छा वही लग गया है शायद, आगे बढ़ते। अब आता है पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। मुसलमानों के साथ सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचक की व्यवस्था की गई। कहा गया संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते आगे आपका आता है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो इसके तहत भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935 का अधिनियम। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी 1935 में। संघ की 2 इकाइयां थी, तो आप कहेंगे एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा एक देशी रियासतें हुआ करती थी। तो कहा शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के मध्य किया गया, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
और देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के तहत। देखिएगा कितना, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई और केंद्रों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कहा गया अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हुई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा का संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। किसे? संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता, भारत का राज्य सचिव पद समाप्त किया गया। ठीक है, आगे कहा गया भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या क्या थे? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। राज्य की संघात्मक व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में कनाडा से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लिए हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन से या यूके से ली गई है। कहा गया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचार रूस या संयुक्त पूर्व सोवियत संघ के से संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है ना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे है और आपका शायद ये लास्ट होगा। कहा गया है संविधान सभा में एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। गठन का कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में हुआ। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। कुल अधिवेशन 11 होते हैं। कुल महिलाएं कितनी उपस्थित थी? तो कुल महिलाएं 15 थी, लेकिन उपस्थित 12 ही महिलाएं थी। ठीक है, कहा गया है संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को हुआ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए जाते हैं। तो ये क्लास इस तरह से आपकी आज की रही और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसी लगी ये आपकी क्लास। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल का कुछ भी सपोर्ट या प्यार रहता है, कुछ भी दायित्व रहते हैं, तो आप जरूर उसे दें और इस चैनल को अपना चैनल या अपना परिवार समझकर ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।